नमस्कार साथियों, मैं रवि सिकरवार आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते इस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है अपना ध्यान रखें, अपने परिवारीजनों का ध्यान रखें और ख़ुद को स्वस्थ बनाए रखें। अच्छा खाना खाएं, बाहर की चीज़ें अभी ना खाएं, लोगों से मिलना जुलना भी थोड़ा सा कम रखें। और अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। जैसा आप जानते हैं अभी हम बाबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज मैं बाबर से संबंधित प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं। कुछ शानदार प्रश्न हमने इस प्रैक्टिस सेशन में रखे हैं, तो आपकी तैयारी में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। और अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो थ्योरी वाले वीडियोस देखो, उसके बाद में अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखो। उसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे करवाना शुरू करूँगा तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको स्क्रीन पे सवाल देखे तो तुरंत पहले आपको आंसर बोल देना है वहीं से जहाँ पे हैं आप या जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको देखना है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी रही है, क्या हमें इन यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो मेरे हाथ में भी एक PDF की फ़ाइल है, आपकी स्क्रीन पर भी एक फ़ाइल आ रही होगी। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, भारत का पहला मुग़ल बादशाह कौन था। बहुत सिंपल प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। तो भारत का पहला मुग़ल बादशाह पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, शाहजहाँ, हुमायूं, बाबर, अकबर। MTS 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो सीधा सीधा आंसर है इसका, भारत का पहला मुग़ल बादशाह पूछ रहा है। कल हमने ख़त्म किया है जो टॉपिक, शाहजहाँ तो है नहीं, तो दूसरा हुमायूं बाबर का बेटा था, बाबर जो पहला है। तो कुल मिला के बाबर सही उत्तर है। भारत का पहला मुग़ल बादशाह कौन था इसका। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें, कल वाले टॉपिक में हमने करा था ये, पानीपत की पहली लड़ाई की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1516, क्या 1516 है? नहीं है बिल्कुल। 1761, तो 1761 तो नहीं है। 1761 में क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब अगला ऑप्शन दे रखा है 1526, तो आप जानते हैं 1526 इसका सही उत्तर है। तो साथियों दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया 1526। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द एबव, तो नन ऑफ द एबव नहीं है, 1526 सही आंसर है। CHSL 2015 में आया हुआ प्रश्न है, उम्मीद है समझ में आया होगा। छोटा सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, केवल प्रैक्टिस लगानी है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शानदार, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे। तो साथियों ये वाला टॉपिक मैंने आपको बड़े ध्यान से समझाया था और मैंने आपको इसमें बताया था कि तुजुक ए बाबरी जो लिखी गई है, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा लिखी गई है। बाबर ने कौन सी भाषा में लिखी है ये, तो आपको बताया था मैंने, तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा से पहले इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया। फ़ारसी में अनुवाद किया था, याद हो आपको, तो पायंदा खान ने अकबर के समय पे, तो सबसे पहले पायंदा खान ने किया था अकबर के समय, और अकबर के समय ही 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में अनुवाद किया। फिर यहाँ से एक सवाल और मैंने बताया था कि फ़ारसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, तो लीडन अर्स्किन और एल्किंग, आपको ध्यान हो तो वो। एक यहाँ से ये क्वेश्चन भी बना था कि तुर्की भाषा से सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने वाली एक महिला हैं जिसका नाम है मिस बेवरिज। तो किस नाम से किया था अनुवाद, मेमोर्स ऑफ बाबर। तो कुल मिला के इसका उत्तर देखा जाए, ये तो पूरी राम कथा हो गई, पूरी कहानी हो गई इससे संबंधित, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे। तो मंगोल में, तो ये तो गलत है। फारसी में, ये भी गलत है। तुर्की सही ऑप्शन है, तो तुर्की इज़ द राइट आंसर। CHSL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। उम्मीद है साथियों आपको अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किसने डाली। दोबारा से, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किसने डाली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पानीपत की पहली लड़ाई ने, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने, हल्दी घाटी की लड़ाई ने और पानीपत की तीसरी लड़ाई ने। तो साथियों आप जानते हैं पानीपत की पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। हल्दी घाटी की लड़ाई आप जानते हैं अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हुई है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है। आप जानते हैं मराठों के साथ में ये लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली बहुत सारा सामान लूट के यहाँ से ले गया था। हमसे बात कर रहा है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किसने डाली, तो उत्तर हो जाएगा सही, पानीपत की पहली लड़ाई ने। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। हालांकि समझाने जैसा कुछ है नहीं, बगल में स्क्रीन पे आप सारे क्वेश्चन देखते चल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? कह रहा है निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। दोस्तों, दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये पूरा पॉलिटिकल मैप बना के दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से प्रश्न क्या बन रहा है? राणा सांगा बाबर के समकालीन था, दूसरा पृथ्वीराज चौहान अकबर के समकालीन था, तीसरा जुझार सिंह शाहजहां के समकालीन था, और चौथा जसवंत सिंह औरंगजेब के समय। तो आप जानते हैं बाबर वाला बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान, अब ध्यान से देखिए, क्या पृथ्वीराज चौहान अकबर के समय था? बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान चलेगा आपका मध्यकालीन भारत में, और वो भी कहाँ, सल्तनत काल से पहले। सल्तनत काल शुरू होगा आपका गुलाम वंश से, और सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ट्रिक याद कर लेना, गुड़ खा तसला में, इस ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा। तो 1206 से 1526 320 साल 5 वंशों ने शासन किया है सल्तनत काल में। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की आपस में भिड़ंत होती थी। तो अगर आपसे पूछता कि पृथ्वीराज चौहान किसके समकालीन है, तो उत्तर होता मोहम्मद गौरी के। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो श्रीमान पृथ्वीराज चौहान नहीं, महाराणा प्रताप होते तो अकबर के समकालीन माने जाते। तो ये आपका गलत मिलान पूछ रहा है, सही मिलान नहीं, गलत मिलान पूछ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए राणा सांगा बाबर ये सही मिलान है, पृथ्वीराज चौहान अकबर ये गलत मिलान है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया है। बाकी 2 सही मिलान हैं। CHSL 2011 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखते चलें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बीच में स्लैश नहीं लग रहा है, स्लैश मान के चलिए, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा है तैमूर, तैमूर मतलब तैमूरलंग, तैमूरलंग की भी चर्चा कर रही है हमने वीडियो में, आपने देखा है ठीक से। तो तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है बाबर। MTS 2006 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। अब देखिए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग आपको बताया था, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ही किया है। बाजौर और भेरा के प्रयोग, बाजौर और भेरा जो 1519 में भारत पर आक्रमण किया था, उसमें तोप और बंदूकों का प्रयोग किया था, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। तो पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई सही उत्तर है, और किया किसने? बाबर ने। लेकिन अब पानीपत की बात नहीं हो रही है, बाबर की ही बात हो रही है। तो यानी बाजौर और भेरा भी आ जाएगा इसमें। तो बाजौर और भेरा में सबसे पहले भारत पे चढ़ाई की थी बाबर ने, तब अपने इस अभियान में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था। पीछे वाले वीडियोस में सारी बातें बताई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में, पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ। मैंने बताया राणा सांगा कितने बहादुर व्यक्ति थे, एक हाथ, एक पैर और एक आंख तक उनकी नहीं थी, फिर भी वो युद्ध करते रहे, और अंत में उनके एक साथी ने उनको जहर दे दिया। तो साथियों, सही उत्तर की तरफ चलें कि खानवा के युद्ध में, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। सही उत्तर होगा राणा सांगा। स्टेनोग्राफर 2012 में पूछा गया प्रश्न था। 8वां प्रश्न कह रहा है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आगरा, काबुल, लाहौर और दिल्ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर सतीश चंद्रा मानते हैं कि लाहौर के पास, किसी गांव के आसपास, लाहौर के पास कोई गांव है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ज़्यादातर लोग ये बताते हैं इनकी मृत्यु आगरा में हुई, और ये मैंने बताया था आपको कि आगरा ही आपको टिक करना है। सही उत्तर आपका आगरा ही माना जाता है हमेशा।
तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? टैक्स असिस्टेंट एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है, तो सीधे से उत्तर हो गया दोस्तों आगरा में। अच्छा, आगरा के बाद में इसकी बीवी मुबारक जई यहाँ से इसकी अस्थियों को ले गई और काबुल में जाके फिर उसकी अस्थियाँ दफनाई गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, आगे आने वाले प्रश्नों की ओर। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। कंप्यूटर जी अगली स्क्रीन लगा दो बगल में। अब स्क्रीन भी आ जाती है, अगली स्लाइड भी आ गई होगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न कह रहा है आपसे 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सैयद वंश, लड़ी वंश लिख रहा है, गलती बस हो गया है, खेद है इस बात के लिए। तुगलक वंश और खिलजी वंश। साथियों ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, मतलब वो गलत हो गया है। लड़ी वंश की जगह पे लोधी वंश है, थोड़ा सा उसको सही कर लें। तो 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, पहले इससे पहले बहलो लोधी, सिकंदर लोधी और तीसरा था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जब दिल्ली की गद्दी पे शासन कर रहा था तभी बाबर ने अटैक किया। वो कहानियाँ पूरी मैंने आपको समझा दी हैं। लड़ी वंश जो लिख रहा है वो लोधी वंश है, तो ये सही उत्तर होगा इसका लोधी वंश। यानी लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली है किसने? बाबर ने। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबको इसमें डेट भी दे रखी है, तो डेट पूछ रहा है, पूरा तिथि तो याद रखिए, ये इसलिए मैंने बता दिया आपको। 21 अप्रैल 1529 बिल्कुल गलत उत्तर है। अगला है 21 अप्रैल 1526, बिल्कुल सही उत्तर है, यही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526। अगला 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528 बिल्कुल गलत हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 21 अप्रैल 1526 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो आपको भली भांति पता होगा तुलगमा जो युद्ध नीति है, आपको ये अच्छी तरह से मैंने बताया था कि इब्राहिम लोधी के साथ में जब बाबर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया उसने, बाबर ने। और इसमें रूमी विधि का प्रयोग, उस्मानी विधि, तोपों को किस तरह से सजाया जाता है, उस चीज़ का प्रयोग किया था पहले पानीपत के युद्ध में। तो साथियों इसमें यही पूछ रहा है कि तुगलमा युद्ध नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया खानवा के युद्ध में? नहीं, गलत बात है। घाघरा के युद्ध में? ये भी गलत बात है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बिल्कुल सही उत्तर है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या कोई नहीं, पानीपत के प्रथम युद्ध में, दैट इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? साथियों आप जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने सारे सैनिकों में, ध्यान हो तो वीडियो, पहली वीडियो देखिए ध्यान से, बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो वीडियोस हैं सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं निकलेगा, बशर्ते आपने वो वीडियो ठीक से देखी हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसका जरूर ध्यान रखें कि मुंह से कभी कुछ बोल रहे होते हैं, लिख कुछ और जाता है, या फिर लिख कुछ और रहे होते हैं तो मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो इस चीज़ को तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। थोड़ा सा डेट वगैरह आप देखते चला करिए कि 1526 से 1530 है, तो अब इसी में जन्म मृत्यु सब कुछ इसी में होना है। जन्म मृत्यु तो नहीं होगा, सॉरी जन्म तो पीछे होगा, लेकिन जो चीज़ है वो कार्यकाल वाला समय रहेगा। खैर, तो इसमें कह रहा है कि कलंदर की उपाधि दी गई, तो सीधे से उत्तर है पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, तो सही उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? SSC 2011, बहुत सिंपल है, किस युद्ध से? तो पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, तो अभी 1757, हम तो अभी 1500 में चल रहे हैं, तो 1757 तो प्लासी की लड़ाई काफ़ी बाद में है। आगे तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हालांकि 1500 में ही है, 1565 में हुआ है, और आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद ऐसा माना जाता है कि जो तुलुप वंश शासन कर रहा था, या फिर विजयनगर साम्राज्य का इस वंश के बाद में पतन हो गया। इस युद्ध के अन्य नाम भी हैं, यानी तालीकोटा की बात कर रहा हूँ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। बन्नी हट्टी का युद्ध इसको कहते हैं, राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिए, 3 नाम हैं इसके, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, 1565 में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया।
तुलुप वंश के शासक समकालीन रहे हैं कृष्णदेव राय, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन हैं? बाबर के। अच्छा, बाबर ने बड़ी तारीफ करी है कृष्णदेव राय की और राणा सांगा की। राणा सांगा के बारे में बाबर कहा करता था कि मैंने बहुत सारे वीर देखे लेकिन राणा सांगा जैसा वीर नहीं देखा। और कृष्णदेव राय के बारे में उसने कहा है, अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि मैंने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय कृष्णदेव राय से महान शासक यानी इतना बड़ा शासक इस समय भारत पर कोई नहीं था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध आप जानते हैं 1526 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो आपसे पूछ रहा है भारत में मुगल राज्य की नींव कब पड़ी? तो मुगल राज्य की नींव पड़ी है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, अगली स्लाइड की ओर। अच्छे से आप देखते चलिए और जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं से चिल्ला दिया करो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में आपने ठीक से पढ़ा है। खैर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध, आपको बताया था धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया, किस युद्ध में ऐसा किया? याद हो आपको तो खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध से पहले बाबर की सेना बुरी तरह से घबरा गई थी। अरे राणा सांगा की इतनी बड़ी सेना के साथ में युद्ध कैसे लड़ेंगे? बाबर ने एक तेज तर्रा जोरदार भाषण दिया, शिला पे चढ़ के ध्यान हो तो, और कहा कि भाई अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और ये नसीब होगा वो नसीब होगा, इस तरह के भाषण चले वहाँ पे। और इसमें आगे कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं पूरा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगाकर जो मैंने बताया था एक प्रकार का व्यापारिक कर था, इसको भी हटा दिया था, समाप्त किया। और युद्ध जीतने के बाद गाजी का मतलब बताया था शत्रुओं का नाश करने वाला या फिर धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। कौन सा युद्ध है साथियों? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं? तो सीधा सा उत्तर है खानवा का युद्ध। ठीक से पीछे वाले वीडियोस देखते चलिए। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मुबैयान नामक पद्य शैली, शानदार प्रश्न है साथियों। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्म दाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? साथियों जैसे आपकी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे ही बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। और जो तुर्की भाषा में जिस लिपि का प्रयोग किया, जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी, ऐसी तुर्की भाषा में मुबैयान। लेकिन आप जानते हैं एक तो होता है गद्य शैली। गद्य शैली मतलब किसी चीज़ को कहानी के रूप में वर्णित करना, और पद्य शैली का मतलब होता है किसी चीज़ को काव्य के रूप में या कविता के रूप में प्रस्तुत करना। तो यानी कविता के रूप में या पद्य शैली में, जिसको, और इस लिपि का नाम है मुबैयान पद्य शैली में, सॉरी लिपि नहीं शैली है, मुबैयान शैली में मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो फारसी में, गलत बात है, उर्दू में, तुर्की में। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो गया तुर्की। अगला क्वेश्चन है 16वां। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आपको ठीक से बताया है, फरगना का शासक था, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कंधार ऑप्शन में है, लेकिन कंधार और काबुल को जीता है उसने 1504 में, ये गलती ना करें। मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो फरगना का निवासी था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में ही इसका जन्म हुआ। कहाँ पड़ता है फरगना आजकल? उज्बेकिस्तान में। आगे चलते हैं, आगे चलिए। तक्षशिला 16वां है कंधार अफगानिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में, और आधा पंजाब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान का पंजाब प्रांत हिंदुस्तान में। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है 17वां प्रश्न कह रहा है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? यानी किसने निमंत्रण नहीं दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो पहला ऑप्शन देखिए, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका बेटा दिलावर खां, बिल्कुल इन्होंने तो निमंत्रण दिया था कि आओ भारत पर आक्रमण करो। दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, बिल्कुल ये भी आदमी था, ध्यान करिए, पीछे वाले वीडियो देखते चलो। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, तो इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा ने भी कहा था भारत पर आक्रमण करिए। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, तो यही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कि कौन शामिल नहीं था। ये नहीं पूछ रहा किसने आमंत्रित किया, पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था। तो शामिल कौन नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है, इसका उम्मीद है आप उत्तर मुझे दे पाएंगे ठीक से, इसमें फंसे नहीं आप। 18वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण
के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। दोस्तों ये नहीं कह रहा कि मुगल शासन की नींव किस युद्ध ने डाली, कह रहा है कि अब ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद मुगल साम्राज्य दृढ़ हो गया। तो नींव तो किसने डाली, पानीपत की पहली लड़ाई ने, लेकिन उसके बाद में उसके दुश्मन बचे हुए थे। राणा सांगा जैसा बहुत शक्तिशाली उसका दुश्मन था, तो उसको बिना ख़त्म किए, राणा सांगा को अपने रास्ते में से हटाए बिना कोई कंडीशन नहीं थी कि बाबर भारत पर शासन ठीक से कर पाता। तो उसने खानवा का युद्ध किया, राणा सांगा को हराया, और इस युद्ध के बाद में स्थायित्व तो आ गया। यानी इसके बाद में ही ऐसा माना जाता है कि मुगल वंश का पूरी तरह से प्रभुत्व हो गया भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। गलत बात, खानवा का युद्ध बिल्कुल सही। यही इसका आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सारी डिटेल्स आपको पता है। खानवा का युद्ध सही उत्तर। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी अगली स्लाइड लगा दीजिए। तो अगली स्लाइड पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 में साथियों आपको एक सूची दे रखी है। अब सूची में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। आपको सही मिलान करना है, और सही मिलान में एक तरफ है सूची 1 के नीचे दे रखा है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इधर दे रखा है 1526। इसके आगे दे रखा है इब्राहिम लोदी। नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। दूसरा खानवा का युद्ध आप जानते हैं 1527 दे रखा है, आगे राणा सांगा। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 में, और आगे दे रखा है मेदिनी राय 1529। घाघरा का युद्ध है, दिख रहा होगा आपको, स्लाइड में देखते चलिए। और अफगानों के साथ सही मिलान करने की बात कर रहा है दोस्तों। तो आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था, यानी इब्राहिम लोदी था इस समय। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के, बिल्कुल ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के, बिल्कुल सही है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच, बिल्कुल संयुक्त सेना थी आप जानते हैं महमूद लोदी की और नुसरत शाह की। तो अब सही मिलान करवा रहा है। तो देखिए क्या सही मिलान बनेगा। ए का ए यानी बिल्कुल सीधा है, बी का बी, सॉरी ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो कूट में देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 पहले में ही है। ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके दे रखा है आपको, ऊपर से ए बी सी डी। अब ए का कौन सा है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। जिनको मिलान करना नहीं आता वो ऐसे मिलान करते हैं, ध्यान से सुनिए। जो आपको आगे रखा है ए, तो ए का है 1, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन पूछे तो ऑप्शन हो गया ए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, यानी ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता रहता हो के निर्माण की परंपरा किसने शुरू करी थी। तो ऐसे बाग बनाना जिसमें पानी बहता रहे, ऐसे बाग बनाने की प्रक्रिया शुरू करी है दोस्तों बाबर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी आत्मकथा है, बायोग्राफी है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, द बुक दैट इज रिटन बाई हिमसेल्फ। अकबरनामा, अकबरनामा बायोग्राफी नहीं है। आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, यानी जो खुद के द्वारा लिखी गई किताब है वो आत्मकथा कहलाती है। तो अकबरनामा अकबर ने तो नहीं लिखी। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी। किसने लिखी है, उसकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। आगे पातशाहनामा, पातशाहनामा भी नहीं लिखी है। पातशाहनामा जो है आगे आने वाली किताब है, जिसको आप शाहजहांनामा भी बोलेंगे। आगे तुझके बाबरी, बिल्कुल ये ये बाबर ने लिखी है, तो यही इसकी आत्मकथा है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, बगल में उनके राइटर दे रखे हैं। तो दोस्तों सुमेलित है ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है।
तो पहला देखिए हुमायूं नामा, अभी मैंने बताया हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला ही ऑप्शन गलत है, लेकिन आगे वाले बता देते हैं। तुझके बाबरी, बाबर ने लिखी है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी है। शाहजहांनामा, मोहम्मद साले, मोहम्मद साले हैं, ही इज़ द कॉलीग्राफिस्ट ऑफ शाहजहांनामा। ऐसा माना जाता है कि शाहजहांनामा जो पुस्तक है एक्चुअल में वो इनायत खान ने लिखी है, लेकिन जो मोहम्मद साले हैं, साले मतलब साले नहीं, सालेह, साले मत समझिए, तो मोहम्मद सालेह जो हैं वो ऑफिशियल राइटर माने जाते हैं। इनायत खान भी आ जाए तो इनायत खान ने भी पुस्तक में अपना सहयोग दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि हाँ वास्तव में हमने जो पढ़ा वो अच्छी पढ़ाई करी। तो साथियों अगले प्रश्नों की ओर, 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 में, यार दोबारा से लौट के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। 1526 में जो बाबर की और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी तो इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया था। अब इस पर बार बार नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है 25वां क्वेश्चन देखिए। बाबर ने पहली बार पश्चिम से ध्यान हो आपको तो पश्चिम से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऐसे करके, यहाँ पे ये पूरा इंडिया है तो यहाँ से प्रवेश किया था। तो अभी ये तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, इसके बाद में सीधे पंजाब प्रांत आता है। अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया? कश्मीर तो ऊपर पड़ गया। सिंध तो पंजाब से नीचे पड़ जाएगा। आगे पंजाब इज द राइट आंसर, और राजस्थान तो आगे जाएगा फिर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, सही उत्तर है पंजाब। 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण बाग बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि ली, जब वो अपने युद्धों से निवृत्त हो गया, युद्ध खत्म कर लिए, उसके बाद में युद्ध खत्म कर लिए यानी लास्ट युद्ध जब लड़ा पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा के युद्ध के बाद बिल्कुल जब वो फ्री हो गया, उसने फिर बाग बनाने की परंपरा पर ध्यान दिया और इसी के लिए उसको उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा गया। तो उत्तर सही होगा बाबर को। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? कुषाणों ने, आप जानते हैं कुजुलकड़फिसेस के बारे में आपने सुना होगा, कनिष्क के बारे में जो बहुत बड़ा शासक रहा है, जिसका इतिहास बहुत ही वीरगाथा वाला है। तो कनिष्क के समय में ये साम्राज्य यानी कुषाणों ने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला दिया था। उसके बाद में बाबर का साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जो अफगानिस्तान तक, काबुल, कंधार, गजनी तक फैला हुआ था। दोस्तों उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वां अगला प्रश्न चलिए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों ध्यान से समझिए, ये प्रश्न आपको फंसा सकता है। आपको बता दूं बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये प्रश्न है और ध्यान से आपको समझना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बाबर टू विन इन द बैटल ऑफ पानीपत। अंग्रेजी भी बोल लेता हूं मैं। कोई क्लास आगे जब हमें ऐसा लगेगा यूट्यूब चैनल ठीक से चल गया तो दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लास चलेंगी अपनी। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच बनाएंगे और हिंदी वालों के लिए अलग, तो सारी ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कम से कम पूरा देखा करो, नोट्स बनाया करो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, पीडीएफ बना रहे हैं, बताओ पीडीएफ भी बनाना शुरू कर दिया। खैर अब ध्यान से समझिए प्रश्न को। पहले पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों 4 ऑप्शन हैं। उसकी घुड़सवार सेना, ये आपको बताया था, ये भी एक कारण था। आपको बताया मैंने कि तुर्कियों से उसने घोड़े प्राप्त किए, घोड़े चलाना सीखा। भारतीयों के पास तो ढीले ढाले हाथी थे, ढीले ढाले मतलब बहुत बड़े सुस्त चलते हैं हाथी तो। और इसके पास में, बाबर के पास में क्या था? तेज चलने वाले घोड़े थे, तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा उसकी सैन्य कुशलता, इस पर भी आएंगे। तुलुगमा युद्ध नीति, बिल्कुल, यानी तोपों को किस तरह से सजाया जाता है, उस्मानी विधि, रूमी विधि जिसमें शामिल होती है,
ये भी एक बड़ी वजह थी। अफगानों की आपसी फूट, ये भी एक वजह थी। अफगानों में आपसी, अफगान यानी लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगान थे। चाचा भतीजे सब में आपको पता है बेटा बाप में फूट पड़ी हुई थी। ये तो यानी चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या था। दोस्तों अब ध्यान से समझिए, अगर दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसकी सैन्य कुशलता, उसकी मतलब बाबर की सैन्य कुशलता, अगर बाबर ही कुशल ना होता तो दोस्तों चाहे कितने भी आपके पास तोप हों, कितने भी घोड़े हों, कितने भी बंदूक हों, और चाहे सामने वाला आदमी दिन रात उसमें विद्रोह होता रहे, लेकिन आपका दिमाग से पैदल हैं आप कुशल शासक नहीं है, अच्छे राजा नहीं है, आप भविष्य में देख नहीं पाते, दूरदर्शिता आपकी कम है, सैन्य प्रशासन ही आप ठीक से सेना को मैनेज नहीं कर सकते। आप खुद ही सोच लीजिए, खानवा के युद्ध में अगर बाबर अपनी सूझबूझ का उपयोग ना करता, मैंने बताया कि खानवा का युद्ध ऐसा युद्ध है जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य भारत में दृढ़ हुआ है, स्थायित्व प्राप्त कर लिया उसने। इतिहास का सीधा सा मतलब है दोस्तों, आपको चेंज पहचानना है, परिवर्तन पहचानना है। केवल उस युद्ध ने कमाल कर दिया, और वो युद्ध केवल जीता है बाबर ने अपनी सूझबूझ की वजह से। और सूझबूझ तो आप देखिए, पानीपत के पहले युद्ध के बाद उसने जितना भी धन लूटा पूरा का पूरा अपनी सेना में लगा दिया। क्या मतलब था इसका सीधा मतलब ये था कि दोस्तों अगर मुझे आगे युद्ध लड़वाने अपनी सेना से, तो पहले ही सेना को खुश करके रखो, अपने सैनिकों को वेतन देना शुरू करो। वेतन का मतलब ऐसे कोई स्थायी वेतन नहीं है, स्थायी वेतन की बात नहीं करेंगे लेकिन पहले से ही अगर ऐसे करके चल रहे हैं तो आगे सैनिक रखते हैं। भाई युद्ध होता है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि फूल बटते हों, मिठाइयाँ मिलती हों, आदमी मारे जाते हैं, घायल होते हैं, और उसके बाद भी आपको कुछ मिले नहीं, तो क्या आप कभी युद्ध करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो युद्ध में आगे शामिल हों, इसके लिए उसने सेना में अपना जितना भी धन लूटा था वो बंटवाया। उसके बाद अपने लोगों को उकसाने के लिए खानवा के युद्ध में धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, और खुद को मुसलमान घोषित करते हुए, सच्चा मुसलमान घोषित करते हुए, ये क्या चीज़ है? ये केवल दिमाग का काम है दोस्तों। तो साथियों इसका ठीक उत्तर बीपीएससी का है, इस वजह से इस पर जोर दे रहा हूं दोस्तों। तो उसकी सैन्य कुशलता मुख्य कारण पूछा है। हालांकि ये चारों ही कारण सही हैं, लेकिन आपको इसमें से एक क्वेश्चन छांटना है एप्रोप्रिएट, चारों के चारों नहीं कह रहे आपसे। तो उसकी सैन्य कुशलता बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की, बिल्कुल बाबर की पुत्री थी, और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने ही लिखा है हुमायूं नामा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम क्या रखा? यानी इसका जो नाम है एक्चुअल में जहीरुद्दीन मोहम्मद है। बाद में जब इसने भारत का मुगल शासक बन गया, भारत का शासक बन गया, तब अपने नाम के सामने बाबर शब्द जोड़ दिया दोस्तों। तो बाबर सही रहेगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण की? आपको मैंने बताया था काबुल कंधार की विजय के बाद अपनी जो पैतृक उपाधि है मिर्जा की उपाधि, उसको उसने त्याग दिया, और उसको त्यागने के बाद 1507 में उसने मिर्जा की जगह पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह का मतलब मैंने आपको बताया है, पातशाह का मतलब होता है एक स्थायी राज्य जिसको अपदस्थ नहीं किया जा सकता, अपनी जगह से, अपनी गद्दी से नहीं हटाया जा सकता। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 1507। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद हुआ है। आपने अगर ठीक से तैयारी करी है, ठीक से पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा आपका एसएससी या फिर रेलवेज, यूपीएसआई या फिर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तक। इतना प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पीसीएस की में, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये काम उसमें देगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सेशन बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को पूरा देखो, और अपने दोस्तों में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, और जिससे हम लोग इसको लगे कि हाँ भाई आगे वीडियो आते रहनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखो अपना, अच्छी तरह से ज़िंदगी जियो और धूमधाम से ज़िंदगी जियो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।